ओके, तो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। इस टॉपिक की स्पेशलिटी ये है कि ये हमें कब करना है, सिर्फ 12th क्लास वालों को। अगर कोई स्टूडेंट जो है यहाँ पर अगर 12th क्लास से है तो उनके लिए बड़ा ही फ्रूटफुल हो सकता है। मैं बहुत क्लियर बता देता हूँ। कुछ लोग जो यूनिट डायमेंशन है ये काफ़ी बाद में पढ़ाते हैं, लास्ट में पढ़ाते हैं। कुछ लोग पहले पढ़ा देते हैं। इसका एक रीज़न होता है ना। रीज़न क्या होता है कि इसके अंदर जो देखो हर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस होती है, चाहे वो टॉपिक 11th का रहा हो चाहे टॉपिक 12th का रहा हो, डायमेंशन सबकी होनी है, ये तो तय है। ठीक है, यहाँ पर जो मैं टॉपिक कराने वाला हूँ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, डायरेक्ट डायमेंशन बताऊंगा इनकी। तो ये टॉपिक जो है किससे रिलेटेड है, 12th क्लास से रिलेटेड। तो 11th क्लास के बच्चों को इनको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीधे सीधे 12th के टॉपिक से रिलेटेड है। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो ये वहां पर काम आएंगे आपके, राइट। तो ये टॉपिक किसके हैं, 12th क्लास के। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो ये 12th क्लास के लिए साफ साफ लिखा हुआ है, डायमेंशन बाय सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले। अब क्या करना है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी टर्म की डायमेंशन निकालनी है और वो मैं नहीं जानता। ठीक है, सब कुछ जानना कंपलसरी नहीं है। तो उसने क्या बोला कि मुझे इसकी डायमेंशन निकालनी है फॉर्मूले की हेल्प से। तो मुझे बोला गया फाइंड द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक आप जानते होंगे म्यू नॉट क्या होता है एंड एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। क्या होता है एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, पता है आपको? एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में हमने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, क्लास 10th की बात कर लेते हैं, वहां आपने जरूर पढ़ा होगा। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला डेफिनेटली पढ़ा होगा। क्या होता है 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट। इस टर्म की बात कर रहा हूं मैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। तो ये पूछ रहा है कि ये इसकी डायमेंशन निकालनी है इसको, और एक म्यू नॉट की निकालनी है। म्यू नॉट क्या होता है, आपको याद होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, B इज इक्वल टू, क्लास 10 में पढ़ा होगा, म्यू नॉट B इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R। इस तरह के फॉर्मूले पढ़े। ये म्यू नॉट क्या था, परमिएबिलिटी। क्या था ये, परमिएबिलिटी। याद आ रहा है, ये परमिएबिलिटी था, है ना। तो यहां पर आपको क्या करनी है, इन दोनों की कंबाइंड डायमेंशन निकालनी है। तो इसने क्या तरीका बताया इसका, सीधा सीधा सॉल्यूशन दिया हुआ है कि मैं कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढ लूं जिसमें दोनों टर्म एक साथ आती हो। ठीक है, इसने बोला हाँ सर एक फॉर्मूला है, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, जिसमें सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। जानते हैं स्पीड समझ लीजिए आप, तो लाइट का स्पीड बोलते हैं सी को वैसे, तो है तो स्पीड ही, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ 1/रूट म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा यार निकालने का एक तरीका तो है, कुछ नहीं करना, इसको स्क्वायर को उधर भेज दो। तो कैसे दिखाई देगा ये, सी स्क्वायर 1/म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। और अब पावर किस में दी हुई है आपको, ऊपर दी हुई है। इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, हाँ जी कर सकते हैं। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर। अब c क्या है, स्पीड है। स्पीड मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, 1/L1 t की पावर -1 का होल स्क्वायर। ये कुछ इसकी डायमेंशन होनी है, आ जाएगी। L की पावर -2, नीचे वाला जो प्लस में वो दो माइनस में आ जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा। खत्म सवाल, हो गया काम आसान, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर कुछ फॉर्मूलों की हेल्प से नई डायमेंशंस बना सकते हैं। यहाँ मेरे पास डिफरेंट बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। 12th वालों को डेफिनेटली समझ में आएंगे, 11th वालों को समझ में नहीं आएंगे। तो जो 12th यहाँ पर पढ़ रहा है ध्यान से देखिए, डायमेंशन पूरी सेम है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला कहां से आया था आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैट में आया था। क्या फॉर्मूला था ये, एनर्जी डेंसिटी का, हाफ एप्सिलॉन नॉट एनर्जी का। ये तो कंप्लीट नहीं है ये इसलिए बोला है कि आपको इसकी डायमेंशन निकालनी है एक्चुअल में, है ना। इसकी डायमेंशन निकालनी है। बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है कि सर हाफ ऑफ, ये होता है फॉर्मूला, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट एनर्जी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको फॉर्मूला। अच्छा ये एनर्जी डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, अच्छा ये तो इसने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी को बोलते क्या है हम लोग, इसकी डेफिनेशन से अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो डेफिनेशन पता है क्या बोलती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये इसका डेफिनेशन होता है ना। अगर बात करें इसकी एनर्जी डेंसिटी की तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट
वॉल्यूम, अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा तो एनर्जी का यूनिट आपको काफी अच्छे से आता होगा, डायमेंशन, ठीक है। अगर बात करेंगे वॉल्यूम की तो कितना होगा इसका डायमेंशन, दैट इज L⁻3। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगा ये। अभी किसकी डायमेंशन निकली है, इसकी डायमेंशन निकली है, ठीक है। अरे हाफ की डायमेंशन तो कुछ होनी नहीं ना, कांस्टेंट टर्म है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ पे निकालने का। बात करते हैं किसकी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ये भी एक तरह की एनर्जी डेंसिटी ही है, लेकिन ये कैसी है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। अब यार एनर्जी डेंसिटी हो कैसी भी हो, डायमेंशन तो सेम ही आनी है ना। मैं बोलूंगा स्पीड वेलोसिटी की डायमेंशन में क्या डिफरेंस है, बोले सर कुछ भी नहीं है। वैसे यहां पर इनकी डायमेंशन में भी कोई भी डिफरेंस नहीं आना है, बिल्कुल देखिए ध्यान से, बिल्कुल सेम डायमेंशन आ रही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये क्या है, 1/√LC। एल क्या है यहां पर, इंडक्टेंस, सी क्या है आपका कैपेसिटेंस। एसी सर्किट में पढ़ा होगा डेफिनेटली, 12th वालों की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसको कैसे निकालेंगे कि सर इस तरह इसको एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/√LC का फॉर्मूला क्या बनता है, ये ओमेगा, ठीक है। अब इसका यूनिट ओमेगा कितना होता है, 2π/t। अगर आप दूसरे फॉर्मूले से रिलेट करें तो क्या निकलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ये इसकी डायमेंशन बन गई, जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आरसी क्या होता है आपका रेजिस्टेंस, सी क्या है आपका कैपेसिटेंस। इन दोनों का रिलेटेड फॉर्मूला क्या होगा, टाइम पीरियड, और टी की पावर, टी का डायमेंशन कितना होगा, T1। इस तरह मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये चीज आपने पढ़ रखी होगी डेफिनेटली, जो 12th वाला पढ़ रहा होगा उसने सारी चीजें पढ़ रखी होंगी यहाँ पे। तो रिलेटेड टर्म क्या है कि यहां पर आप किसी दूसरे फॉर्मूले से इसको रिलेट करेंगे और उसकी डायमेंशन बना लेंगे। मैंने काफी सारी चीजें दी हुई है, देखिए यहां पर एल और आर दिया हुआ है, ठीक है। एल क्या होगा आपका इंडक्टेंस और आर क्या होगा आपका रेजिस्टेंस। इनकी अगर बात करें तो ये क्या एक तरह का टाइम पीरियड, वो भी कांस्टेंट टाइम पीरियड, ठीक है ना। क्या है ये, टाइम पीरियड, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये दिया हुआ है ई एंड बी। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब आप ध्यान से सोचें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक के अगर फॉर्मूले की बात करें, हमें E/B निकालना है, E/B मतलब E/B की डायमेंशन निकालनी है। अब यार डायमेंशन तब निकालूंगा जब फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। अब E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू F इज इक्वल टू QE। मार्कर चल क्यों नहीं रहा है, F इज इक्वल टू कितना होता है, QE। E इज इक्वल टू कितना होता है आपका, E इज इक्वल टू कितना होगा, F/Q। एक तो ये हो गया, एक फोर्स का फॉर्मूला यहां भी होता है अपना मैग्नेटिक फील्ड का, F इज इक्वल टू कितना होगा, QVB, ठीक है। दोनों का आपने क्या लग लिया, FF ले लिया। आपको बेसिकली निकालना क्या है, आपको निकालना है E एंड B, E/B निकालना है। क्या मैं यहां से एक बार E आ रहा है और एक जगह B आ रहा है, क्या कर सकता हूं मैं दोनों को निकालने के लिए, डिवाइड कर दूं सीधा सीधा, E/B, क्या बोलते हो, E किस में आ रहा है, और ये हो जाएगा QVB, होगा कि नहीं होगा सोचिए। और ये कितना हो जाएगा सामने F, और ये भी कितना हो जाएगा F। अरे ऐसे तो होगा, सिंप्लीफाई करिए, ये फिनिश, ये फिनिश, क्या बचेगा आपके पास, E/B इज इक्वल टू V को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया V। अब V की डायमेंशन तो शुरू से पता है हमें, तो इस तरह हमें छोटे छोटे फॉर्मूले की हेल्प से आगे डायमेंशन निकालने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यार ये बड़ा ही कॉमन सा, ये तो पार्ट तो 11th का है, ये वाला ग्रेविटेशन वाला, कुछ लोग 11th में पढ़ते हैं, कुछ लोग 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे ये ग्रेविटेशन जो है 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद अगर पढ़ा जाए तो इसकी समझ लीजिए कि लगभग 60-70% प्रॉब्लम फिनिश हो जाती है, लगभग फिनिश हो जाता है ना। हम लोग यहाँ पर 12th में ही पढ़ते हैं इसको। तो बात कर रहे हैं G और E, सॉरी एप्सिलॉन की बात कर रहे हैं, ये कैसे निकाला जाएगा। मैंने कहा सर ये मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है इसका। देखिए F और G किसकी बात की हुई है, F क्या होता है आपका, F इज इक्वल टू G m1m2/r², और अगर दोनों का मास सेम हो तो mm²। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स कितना होगा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक से फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू K Q1Q2/r², होएगा नहीं होएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां का F∠0 और यहां का G, ये काम में लेना है, ठीक है। अब आप नोटिस करें मैं दोनों के F को इक्वेट कर सकता हूं, ठीक है ना। मैंने इक्वेट कर दिया, देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये आपका F का फॉर्मूला है ग्रेविटेशन वाला, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला है। अब आप क्या करें, यहां से F∠0 उठाकर इधर फेंक दें और बचा वाला सारा टर्म इधर फेंक दें। आप देखिए फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, दिख रहा है, क्या हो जाएगा, G F∠0 एक साइड
रिमेनिंग सारा पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आइए, क्या बच रहा होगा इधर, एम नीचे आएगा, जी एप्सिलॉन नॉट ऊपर, यहां बच रहा होगा क्यू स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर, नीचे वाला आर ऊपर, ये आर स्क्वायर, ऊपर वाला एम नीचे, ये लो, ये बच रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, हो गया, ये यही तो बेसिक सी पार्ट है। अब ऊपर बच रहा है क्यू। अब चार्ज का डायमेंशन हम लोग डायरेक्ट नहीं देखते। देखो एक फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जानते होंगे हम लोग, क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई टी। ठीक है, ये जो आई टी है ये चार्ज का डायमेंशन बनाकर देगा। आई क्या होता है आपका करंट, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2। टाइम, टाइम का डायमेंशन कितना हो जाएगा, टी और 1। गॉट इट, क्लियर, समझ में आ रही है आपको। अब ये सोचिए, कुछ लोग ना इसको आई भी लिख देते हैं डायरेक्टली, हम लोग तो बेसिकली इसको ए ही लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैंने बताया भी था आपको इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मना नहीं करेगा कोई भी। तो ये कितना हो जाएगा आपका ए, अच्छा नीचे पूरा बताता हूं, हम निकाल रहे हैं जी एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, ये इसका कितना हो जाएगा, आई और टी का, आई का कितना हो जाएगा भाई, आई का कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर लगा हुआ है तो ए स्क्वायर, टी मतलब टी का स्क्वायर, अपॉन नीचे लिखा हुआ है एम का स्क्वायर, एम को ऊपर ले आओ -2, दैट्स इट। अभी किसका ये जो डायमेंशन आ रहा है ये किसकी हेल्प से आ रहा है आपका, सिर्फ इन फॉर्मूलों की हेल्प से। ये जो डायमेंशन आ रहा है किसकी हेल्प से आ रहा है, इन फॉर्मूलों की हेल्प से। क्लियर है, यहां देखिए फाई ई है ना, और फाई एम लिखा हुआ है, मतलब फ्लक्स ऑब्वियसली है ना। पहला फ्लक्स किसका हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दूसरा किसका दिया हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स। निकाल सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, यहां पर ds लिखा हुआ है, s लिखा हुआ है, एस एस क्या हो जाएगा, दोनों का कैंसिल आउट, क्या बचेगा, e अपॉन बी, और रिमेनिंग जो वैल्यू आनी वो पहले भी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था, e अपॉन बी, तो इससे पहले वाली पीपीटी में। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, L1t-1। तो ये बहुत ही बेसिक है, बस मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि आप इस तरह कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं, डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड हीट। मैं फिर से वही बातें करने वाला हूं, चार्ज का डायमेंशन कैसे निकालेंगे ये हम अभी अभी करके बैठे हैं। मैंने कहा Q इज इक्वल टू कितना कर देंगे, आई टी। ठीक है, आई कितना हो जाएगा A1, T कितना हो जाएगा T1। देखिए ये आ गया चार्ज का डायमेंशन, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले हम लोगों ने। काफी आसान है, बस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है, 1/f इज इक्वल टू KQ1, अभी बोला था मैंने, निकाला भी था। आर स्क्वायर ये कितना है, k, तो k इज इक्वल टू कितना आना है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालना है। निकालने का तरीका आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, हमने कल भी कुछ इस तरह का सवाल किया था। पहले f का निकाल लो, m1 L1t-2 है ना, 4 पाई का तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट को निकालना है, Q1 Q2 कितना आएगा, Q1 का इतना, Q2 का भी इतना, अपॉन R का L2, R स्क्वायर है ना भाई, L2 आ गया, बस सिंप्लीफाई करना है अब तो, समझ गए। तो ये इसका डायमेंशन आ जाएगा। मैं प्रेफर नहीं करता कि रटना है, अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो मुश्किल से 30 सेकंड 40 सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, रट के कहां तक जाओगे, कितने कितने रटोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होता है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ई का निकालना है। एफ कितना होता है सर जानते हैं, M1 L1t-2, और ये क्यू का भी अभी निकाल कर बैठे हैं। आगे डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, बात करते हैं किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। V इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, W बाई क्यू। W मतलब वर्क डन, वर्क डन मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। फोर्स का कितना है अगेन, M1 L1t-2, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, तो कितना हो जाएगा M1 L2t-2, और Q का भी अभी बताया था A1 और कितना था T1। खत्म सवाल, ये देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, आसान काफी है, बस कंसेप्ट फॉलो करें। रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू कितना होता है भाई साहब, IR। V अभी भी निकाला है तुमने, ये रहा। I अभी भी निकाला होगा, थोड़ी देर पहले निकाला था। I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A, अरे और क्या, V का इतना निकाला हुआ है, I नीचे फेंक दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन I। V का ये रहा, नीचे डिवाइड बाय किससे कर दूंगा मैं, A से, करंट से, मतलब A से। खत्म सवाल, ये -2 हो जाना है आंसर में। ये देखो ये रहा, सेम डायमेंशन होगी, -2 आ जाएगा। M1 L2 T की पावर -3, ये देखो बिल्कुल आ रहा है ना, समझ में आ रहा है।
बहुत आसान है, निकाल सकते हैं। कैपेसिटेंस Q बाई वी, Q क्या होता है चार्ज, V क्या होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल का भी निकाल कर आया हो 2 मिनट पहले, चार्ज का भी निकाल कर आया हो, दोनों को सिंप्लीफाई कर दो, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हम लोग यहां पे बैठ के। इधर देखिए मैग्नेटिक फील्ड B है ना, क्या हो जाएगा फॉर्मूला IBL है ना, I का आप जानते हैं, L का आप जानते हैं, B का आप जानते हैं, B का तो निकालना है सॉरी, F आप जानते हैं, F इजिकल टू कितना हो जाएगा M1L1 T-2, सिंप्लीफाई कर दीजिए आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह हम लोग बहुत सारी चीजों के डायमेंशंस निकाल सकते हैं। ये दिया हुआ है मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम, कितना हो जाएगा फोर्स अपॉन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ये देखो ये दिया हुआ है फॉर्मूला। तो जितने जितने फॉर्मूले आगे बढ़ते जाएंगे, इंडक्टेंस का दिया हुआ है फॉर्मूला, ठीक है, इधर कितना ये थर्मल कंडक्टिविटी का दिया हुआ है, बस आपको टर्म पता होनी चाहिए कि इसको क्या बुलाते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, स्टीफन कांस्टेंट का दिया हुआ है, विन कांस्टेंट का दिया हुआ है, तो आप बस सिर्फ क्या ध्यान, जैसे यहाँ पर बी निकालना है आपको, या बी निकालना होगा, विन कांस्टेंट क्या होता है बी होता है, आपका पता है आपको, यहाँ बी निकालने को बोला होगा, लैम्डा बी बाई टी होता है, बी बाई टी बी निकालना है, तो देखिए ये देखो बी निकाल रखा है इसने, बी का वैल्यू कितना रखा है L1 K1, ठीक है ना। इस तरह हम लोग यहां पर कुछ ये डायमेंशन वाला पार्ट था। अब आगे हम लोग चल रहे हैं कंटिन्यूसली नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है यूनिट। आपको याद आ रहा होगा जब मैंने इसको स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि मैग्नीट्यूड में 2 तरह की चीजें होती है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है यूनिट, है ना, याद आ रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने बोला था 2 kg, दैट इज द पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज द पार्ट ऑफ यूनिट। तो मैंने बताया था कि किसी भी मैग्नीट्यूड को कंप्लीट करने के लिए मुझे एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू की रिक्वायर्ड होगी और एक यूनिट की रिक्वायर्ड होगी। तो यहां पर हम लोगों ने यूनिट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ है कि यूनिट क्या होती है। वैसे पूरा पार्ट थ्योरेटिकल और बहुत बेसिक है, आता होगा डेफिनेटली आप लोगों को, फिर भी इसको देख लेते हैं कि होता क्या है। ये यूनिट क्या होता है कि देखो ये क्या लिखा हुआ है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सर्टेन बेसिक स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। देखो काफी टेक्निकल लैंग्वेज है, समझे इसको, कि जैसे मैं किसी भी टर्म को कंपेयर करूं किससे, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टर्म से, जैसे कि 1 किलोग्राम एक वर्ड दे दिया। अब किलोग्राम वर्ड कहां से आया कि सर 1960 में फ्रेंच ने एक सिस्टम बनाया था, उसका नाम दिया था उसने SI यूनिट। क्या नाम दिया था उसने? SI यूनिट। यहां पर जो आई है उसका नाम इंटरनेशनली है। इसका मतलब क्या है कि ये टर्म जो है SI, इससे रिलेटेड जितनी भी यूनिट होगी ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स है। अब मैं इनको क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं या चेक कर रहा हूं कि उनके कंपेयर में कितना वैल्यू है, राइट। जैसे कि इंडिया में बिफोर 1960 हम लोग एक टर्म काम में लेते थे, यूनिट काम में लेते थे, सिस्टम ऑफ यूनिट काम में लेते थे, उसको बुलाते हैं CGS यूनिट। क्या बुलाते हैं उसको? CGS यूनिट, है ना। ब्रिटिश लोग क्या काम में लेते थे उस टाइम पे? FPS यूनिट। तो उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ थोड़ी सी बातें करने वाले हैं कि यूनिट की चर्चा क्या है। ये बोल रहे हैं 1971 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सिस्टम जो बनाया था, अच्छा एक्सेप्ट तो तब किया था कब? 1971 में। इस SI का नाम क्या है, SI का फुल फॉर्म क्या है, ध्यान रखने की बात है। SI यूनिट का फुल फॉर्म दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको स्टूडेंट कई बार गलत पढ़ लेते हैं। SI मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलते हैं इसको, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जबकि इसका वैल्यू क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, उल्टा पढ़ना होता है इसको, राइट। तो इसको बोलते हैं SI यूनिट। और सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर जो यूनिट है वो SI ही है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड कॉमन यूज होती है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन, यूनिट का क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यूनिट का क्लासिफिकेशन यहां पर दिया हुआ है, सामने दिया हुआ है MKS सिस्टम, एक दिया हुआ है CGS, एक दिया हुआ है FPS। MKS को प्यार से आप SI भी बुला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। MKS को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। अब सबसे बेसिक जो क्वांटिटी है ना वो है लेंथ, मास और एक है आपके पास टाइम, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम। आपने बोला कि सिस्टम कौन कौन से? MKS, CGS एंड FPS, राइट। अगर मैं आपसे बात करूं कि MKS यूनिट में लेंथ को क्या बुलाएंगे, लेंथ का यूनिट क्या होगा? आपका आंसर होगा मीटर। ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। लेंथ को मैं थोड़ा छोटा सा ब्लॉग बनाना चाह रहा था, मैं इस तरह ही बना जाता हूं छोटा सा, ताकि थोड़ी सी फील हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। इधर देखिए,
ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो एमकेएस का होगा, एक हो जाएगा सीजीएस, एक हो जाएगा एफपीएस, राइट। लेंथ को हम लोग एमकेएस यूनिट में क्या बुलाते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। सीजीएस में क्या होगा इसका यूनिट, सेंटीमीटर। एफपीएस में क्या होगा इसका, फुट। ठीक है, इधर देखिए बात करते हैं मास की। मास को एमकेएस में क्या बुलाएंगे, किलोग्राम। सीजीएस को क्या बुलाएंगे, ग्राम। और ये हो जाएगा आपका पाउंड। ठीक है, टाइम को हर जगह प्यार से सेकंड ही बुलाते हैं। मतलब कहने का क्या है कि लेंथ का ऐसा यूनिट बोला जाए, एमकेएस बोला जाए तो मीटर होगा, सीजीएस बोला जाए लेंथ का तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, एफपीएस बोला जाए तो फुट। मैं को बहुत क्लियरली बोल देता हूं कि ये वाला यूनिट बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा। ठीक है, ये छोटा सा ऐसे डिस्क्रिप्शन था, मैं बता रहा था आपको। वैसे सारी चीज यहां पर दी हुई है। एमकेएस का बता रखा है, लेंथ को मीटर बुलाएंगे, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड बुलाएंगे। आप नोटिस करेंगे टाइम हर जगह सेकंड में ही है स्टैंडर्ड यूनिट में, है ना। अब सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड। एफपीएस में फुट, पाउंड एंड सेकंड। तो यहां पर अलग अलग यूनिट स्टैंडर्ड सिस्टम में अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एमके सिस्टम क्या बता रहा है, बहुत सारी चीजें हैं कि लेंथ, मास, टाइम, एक्स प्रेजेंट, ये वही बातें जो मैंने बताया था आपको, थ्योरी में दिया हुआ है। लेंथ, मास, टाइम को किस में रिप्रेजेंट करेंगे अपन, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड में। सीजीएस में बता रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको, अगर आपने लेंथ, मास और टाइम को ध्यान से समझा तो आपको यूनिट्स में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक आता है एसआई प्रीफिक्स। व्हाट इज एसआई प्रीफिक्स? देखिए एसआई प्रीफिक्स क्या होता है, जैसे कि जो टर्म होती है, अगर मैं जैसे मैं लिखूं कि 1/1000, मैंने एक टर्म बोल दिया 1/1000, या मैंने बोल दिया 1000, या मैंने बोल दिया 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, कलर भी अपने आप बदल रहा है, देखो इतनी ये टर्म दी हुई है। अब क्या मैं इनको बार बार बोलना या लिखना मेरे लिए सही रहेगा, ऐसा बोलना? इज इट द एक्यूरेट फॉर्म? क्या ऐसा बोलना सही है स्टैंडर्ड मेथड से? आंसर इज नो। इसको ऐसा नहीं बोलेंगे। इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि सर 10 की पावर -3। इसको मैं क्या लिखूंगा, 10 की पावर +3। ये सही हो रहा है यार। ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6। तो क्या ये समझ में आ रहा है कि हम कैसे लिख पा रहे हैं इसको, है ना। तो इसने क्या किया है कि सर आप इसको इस तरह लिखो ही मत, इतने लंबे लंबे मत लिखो आप। तो हमारे पास का शॉर्ट ट्रिक है लिखने का, क्या कि समझो इसको। इधर देखिए 10 की पावर 1 को हम लोग क्या बुलाते हैं, डेका। क्या बुलाते हैं, डेका। +1 की बात कर रहा हूं मैं, 1 इसको। 10 की पावर 2 मतलब 100 को बुलाते हैं हेक्टो। 10 की पावर 3 किलो। भैया मैं एक बात बताऊं, सच सच कुछ काम, ये दोनों काम आया ना है, ये तो कई बार काम आएगा 10 की पावर 3, कई बार काम आएगा। कैसे, 10 की पावर 3, है ना। मेरे पास 1000 रुपीज है, सुना होगा आपने, है ना। 1000 रुपये पता क्या बोलते हैं, 1K, सुना है। मेरे पास 10,000 रुपीज है तो क्या बोलेंगे इसको, पता है, 10K। इसका मतलब K का मतलब किलो, किलो मतलब कितनी जीरो पीछे, 30, है ना। कोई अगर बोल दे तुम्हें कि भाई मेरे पास 10K है, अगर डायरेक्टली K ना बोलकर किलो बोलेगे, मेरे पास 10 किलो है, कि भाई क्या, K मतलब समझ जाता है कि हाँ भाई पैसे वैसे की बात कर रहे हैं, किलो मतलब समझेगा आलू प्याज लेकर आया भाई, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर, बस K मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किलो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 की पावर 3। चाहे वो किलोमीटर के पीछे लगे या किलोग्राम के पीछे लगे, डजंट मैटर। 10 की पावर 6 +6, है ना। मतलब मैं क्या बता रहा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये टर्म की बात कर रहा हूं, एक और कम पड़ गई। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेगा। ठीक है, लिखा हुआ है। 9 वाले को गीगा, 10 की पावर 12 को टेरा, 10 की पावर 15 को पेटा और 10 की पावर 18 को एक्सा बुलाया जाता है। मैं फिर बताऊं, काम का जो बार बार काम आता है रिपीटेडली, एक तो ये काम आएगा, ये काम आ सकता है और ये काम आ सकता है। मेनली जो मैंने देखा है, मेनली जो काम आता है बार बार, वो ये दोनों काम आता है, बार बार जो काम आता है। अब बात करते हैं रिवर्स पावर की। -1 मतलब क्या बोला, 1/10 मतलब 10 की पावर -1 की बात कर रहा है, क्या बोलते हैं, डेसी। सेंटी, आपको पता है 100 नीचे आ गया तो सेंटीमीटर, है ना, ऊपर चला गया तो 10 की पावर -2, ये क्या कहलाता है, सेंटीमीटर। मिली मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, ये लिखा हुआ है। 10 की पावर 18 तक दिया हुआ है भाई साहब। फिर बता रहा हूं बहुत ज्यादा काम नहीं आते। काम क्या क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा,
कभी कभी ये और ये भी आएगा, ये तो बहुत ज्यादा कम आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते, लेकिन फिर भी मैक्सिमम इतना आता है, इससे ज्यादा नहीं आता, है ना। तो ये चीज रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कि बस देख लिया करो इसको एक आध बार, कोई फर्क नहीं पड़ना है इसको, है ना। इनके सिंबल भी दिए हुए कि माइक्रो का सिंबल क्या होगा, माइक्रो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो तो अपन बनाते हुए आए हैं, माइक्रोमैन इस तरह कुछ। नेक्स्ट, यहां पर कुछ स्पेशल यूनिट दी हुई है लेंथ का, देखिए लाइट ईयर। लाइट ईयर नाम से तो ऐसा लगता है जैसे तो टाइम का यूनिट है, नहीं, लेकिन ये रियल में किसका यूनिट है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। क्या बोला इसने, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। मतलब लाइट जो है उसका स्पीड कितना होता है तुम्हें पता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसने बताया क्या बोला कि लाइट जो है इतनी स्पीड, इतने डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, कितने स्पीड से, इतने स्पीड से। तो ये है 1 लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो ये है। मतलब स्पीड को आप लाइट के एक साल से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर में करना हो तो क्या कर दोगे, 10⁻12 कर दोगे किलोमीटर। पार्सेक, पार्सेक क्या होता है, 3.26 इंटू LY, लाइट ईयर, डिस्टेंस का यूनिट है ये भी। मतलब क्या बोलेंगे, अगर पार्सेक निकालना होगा तो 3.26 मल्टीप्लाई बाई 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10⁻15 मीटर। इतनी भयंकर वैल्यू देख के घबरा जाए आदमी ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है सीधा सीधा। आगे चलते हैं, फर्मी 10⁻−15, ये एंगस्ट्रॉम, एक्चुअल में गलत लिख दिया थोड़ा सा, मैं इसको सही कर देता हूँ। एंगस्ट्रॉम में पावर जो दी हुई है वो ऐसे दी हुई है, दैट इज नॉट द राइट। आपको जब लिखना होगा एंगस्ट्रॉम, सर पे पावर लगाएंगे ऐसे, सर पे ऐसे, ठीक है ना। 10⁻−10 बुलाते हैं इसको, ये भी लेंथ का यूनिट है, ध्यान रखना है, लेंथ का यूनिट 10⁻−10। माइक्रोन या माइक्रोमीटर, अभी पढ़कर आए 2 मिनट पहले, 10⁻6 बोला तो ना, काम आएगा। नैनो मतलब 10⁻9, पिको मतलब 10⁻12, एक्टो -8। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 9 ये है 1.49 या 1.5 बोल दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। पता है क्या है ये है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। क्या है ये, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। क्या है ये, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन ही बोलते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑटोमीटर 10⁻6 किसी काम का नहीं है भाई साहब, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कुछ सवाल हमको कन्वर्ट करना है, इसको कितना हो जाएगा, माइक्रो है 10⁻6 मीटर, 3 का दिया हुआ है, मतलब 10⁻3 मीटर। mm 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 mm। पिको मतलब कितना हो जाएगा, -12। नैनो मतलब -9। खत्म। 5 न्यूटन को कन्वर्ट करना है सीजे सिस्टम में, कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। सीजेस क्या होता है भाई, अरे फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डायन। डाइन, डायन बोलने की ऐसी आदत पड़ी है ना, डाइन क्या बोलते हैं, डाइन। 1 न्यूटन किसके बराबर है, 10⁵ डाइन के बराबर है। तो वैल्यू कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ डाइन। ठीक है, सीजीएस में कन्वर्ट हो चुका है, बहुत ही बेसिक सी बातें वैसे तो ये। लास्ट, कन्वर्ट इनटू सीजीएस। अब इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। देखो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर क्यूब दिया हुआ है, सीजीएस में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये मीटर है तो कितना हो जाएगा, 100 का क्यूब दिया हुआ है, ये हो गया सेंटीमीटर में। यूनिट क्या बनेगा, यूनिट बना दो साइड में, ये सेंटीमीटर क्यूब अपॉन डिवाइडेड बाय किलोग्राम से कहाँ जाऊंगा, ग्राम में, कितना आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो सेकंड में रहेगा, नो चेंज। ये लो, अब ये जाएगा किलोग्राम से ग्राम मल्टीप्लाई बाय सेकंड स्क्वायर, ये लो कन्वर्ट हो गया। ऊपर कितना 0, 6 0, नीचे कितना 0, 3 0, कैंसल आउट हो जाएंगे, कितना बचेगा, मैं नीचे कर दूं क्या, 10⁻11, ऊपर बचेगा आपके पास 10⁻3। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8, दैट इज योर आंसर, यूनिट ही आ जाएगी आपकी। ठीक है ना, खत्म सवाल। और कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बोला हुआ है इसने सीजीएस में कन्वर्ट करो, कर दिया हमने, स्क्रीनशॉट मार लो। आगे चलते हैं, देखिए ये दिया हुआ है डेंसिटी
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है किसमें, एमकेएस में। डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब ये दिया हुआ है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और मुझे कन्वर्ट करना है इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, यही तो होगा भैया इसका एमकेएस, क्या बोलते हो, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 तो अपनी जगह पर, ग्राम से किलोग्राम जाएंगे 1/1000 डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर से मीटर 1/100 की पावर क्यूब। सिंप्लीफाई अगर करूं तो कितना हो जाएगा, 2 अपनी जगह पर, ये पावर 3 मतलब इसके जैसे 3, 1 2 3 4 5 6, अरे ये तो बनेगा यार, डिवाइडेड बाई 1000, इतने से इतने मार दो, 2000 इज द आंसर। यूनिट क्या लग जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, हो गया खत्म। नेक्स्ट ओ बाप रे, 90 किलोमीटर पर आवर, सवाल तो डरावने हैं। कन्वर्ट करना है इसको मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 90 अपनी जगह पर रहेगा, किलोमीटर से पहले का जाऊंगा मीटर, तो ये हो जाएगा 1000, आर से सेकंड में जाऊंगा, ये आर है और ये सेकंड है, कितना हो जाएगा 60 इंटू 60, 90 मल्टीप्लाई बाई 10/36, ठीक है। और कैलकुलेट करें, 90 मल्टीप्लाई बाई 5/18, ठीक है। मेनली इस क्वेश्चन का पर्पस जो था वो ये था कि अगर कोई भी टर्म, स्पीड वाली टर्म किलोमीटर आर में दी हुई है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस में, और सॉरी मीटर पर सेकंड में, तो डायरेक्टली क्या कर दूं मैं, 5/20 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है ना। इसको इससे कैंसिल आउट कर दो और जो वैल्यू आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका पार्ट था, मैं इसको हटा रहा हूं और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो थैंक यू एवरीवन, ओके।